एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी। ब्राह्मण अंधा था, इसलिए अपनी रोटी पानी के लिए अपने बेटे पर निर्भर रहा करता था। रोज़ सुबह वह नौजवान भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो भी कुछ उसको भीख मिलती, शाम को घर में चारों बाँट कर खा लेते। कुछ दिनों तक यह चलता रहा। फिर वह नौजवान अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपने नसीब को आजमाने का सोचा। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा वह किसी तरह से कुछ महीने उसकी गैर हाजिरी में घर का काम चला ले। भगवान ने चाहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसे यह भी समझाया कि उसके पीछे उसे मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके माता पिता नाराज़ हो जाएं और उसे श्राप दे दें। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वह कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि वह दूसरे देश के एक बहुत बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर उससे भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब आए और क्यों आए और तुम्हारी क्या जाते हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण है और अपने माता पिता पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, सो उसने उसे सलाह दी कि वह उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। राजा उसकी कुछ सहायता अवश्य कर देगा। यही नहीं, वह उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। यह सोने का मंदिर उसने हाल में ही बनवाया था और जब उसने सुना कि वह ब्राह्मण भला और ईमानदार है, तब तो वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 50 खरबार चावल और 100 रुपये साल के निश्चित कर दिए। ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीने के बाद भी जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वह भी वहीं पहुंच गई जहां वह ब्राह्मण था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज़ सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक अशर्फी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती थी, जो भी भीख मांगने वहां जाता था। सो अगले दिन वह सुबह सुबह उसे लेने के लिए सोने के मंदिर गई, तो वहां उसे उसका पति मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहाँ अकेला क्यों छोड़ा है? क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि वह मुझे श्राप दे देंगे और मैं मर जाऊँगा? तुम तुरंत ही वापस घर चली जाओ और वहीं जाकर मेरा इंतज़ार करो। पत्नी ने कहा, नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता दोनों को भूख से मरने के लिए देखने के लिए वहाँ वापस नहीं जा सकती। घर में चावल का एक भी दाना नहीं है। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम यह ले लो। ऐसा कहकर उसने एक कागज़ पर कुछ लाइनें लिखीं और वह कागज़ उसे थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वह तुमको इसके बदले में 1 लाख रुपए दे दे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को वहाँ से भेज दिया। उस कागज़ के टुकड़े पर 4 सलाह लिखी हुई थीं। पहली सलाह थी कि अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पर पहुंच जाए, तो उसे वहां ठहरने के मामले में सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे मार दे। अगली सलाह थी कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो पहले उसे अपने दोस्त को जांचना चाहिए, पर अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो उसे अपने दोस्तों को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। अगली सलाह थी कि अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर वह उसे मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है, तो उसका वह इस तरह से आवभगत करेगी कि जैसे उसे उससे कुछ लेना हो। पर अगर वह गरीब हालात में जाता है तो वह उस पर नाराज़ होगी और शायद उसे पहचाने भी नहीं। अगली सलाह थी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए तो उसे अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी भय के करना चाहिए।
उस कागज़ को लेकर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की पूरी बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसे कितना कीमती कागज़ दिया है। पर राजा के सामने वह खुद नहीं जाना चाहती थी, तो उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वह कागज़ पढ़ा और उस कागज़ के लाने वाले को कोड़े से मारने का हुक्म दिया और उसे वहाँ से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने वह कागज़ लिया और दरबार की तरफ चल पड़ी। जब वह दरबार की तरफ जा रही थी, तो वह उसे पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसे राजा का बेटा मिल गया, तो उसने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसा कागज़ पढ़ रही है जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई है, जिसके लिए उसे 1 लाख रुपये मिलना चाहिए। राजकुमार ने उससे वह कागज़ दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उसे वह कागज़ दिखा दिया, तो उसे पढ़कर उसने उसके पैसों के लिए परवाना लिख दिया और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसे उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उनकी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी था। शाम को राजकुमार ने पिता से एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उससे एक कागज़ खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो यह सुनकर उससे बहुत गुस्सा हो गया और उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। सारा शाही राजघराना कितना दुखी हुआ जब उन सब ने राजा का यह बेरहम आदेश सुना कि राजा ने राजकुमार को देश निकाला दे दिया है, क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था, साथ में सभी को उससे बड़ी उम्मीदें भी थीं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी भी था। फिर भी राजा का आदेश तो राजा का आदेश था। तुरंत ही बाजा लाया गया। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सभी को विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहाँ जाना था, किधर जाना था, उसे कुछ नहीं पता था। रात होते होते वह एक जगह पर आ पहुँचा जहाँ उसे एक व्यक्ति मिला। उसने उसे रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा, तो राजकुमार ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह वहाँ गया तो उसे एक राजकुमार की तरह से उसका स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी और उसे बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया, और उसकी बेटी ने भी उसकी सेवा की। उसने सोचा, मुझे उस भले आदमी की चारों सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यह आदमी रात को मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वह लेट तो गया, लेकिन सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। राजकुमार तो सोया ही नहीं था, सो वह उठकर बैठ गया और तलवार के वार से बच गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूँ जो तुम मुझे मारना चाहती हो। अपनी तलवार संभाल कर रखो, ताकि तुम्हें उससे बाद में कोई परेशानी ना हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने गलती की? राजकुमार ने कहा, तो लो सुनो यह कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वह उसे बहुत प्यारा था। यह तोता राजा के साथ में रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से पहले उससे बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करने जाना चाहता था। राजा ने तोते को छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर तोते ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद वापस लौटने लगा। लौटते समय वह 2 पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता लाया, जिसमें से एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाता था। वे दोनों टहनियाँ बगीचे में बो दी गईं और वे पेड़ बढ़ने लगे। समय आने पर दोनों पेड़ों पर फल लगे, पर जैसे ही वे पकने को थे, उस देश में एक तूफान आया जिससे वे पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ वहां आ गया था।
उसने अपना जहर उन पेड़ों की शाखाओं पर बिखेर दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। तूफान के बाद जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वे पेड़ फिर से लहला उठे और उनमें फिर से फल आ गए। समय आने पर उन पेड़ों के फल राजा के पास लाए गए। राजा ने उनमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए एक कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता उनको खाते ही मर गया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और यह सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा था, उसने तोते को मारने का आदेश दे दिया। तोते को तुरंत ही मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों में फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी तो उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसे खाते ही वह बूढ़ा व्यक्ति जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का आदेश दिया। उसमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए। वजीर ने जैसे ही उन्हें खाया, वह भी उसे खाकर जवान और ताकतवर हो गया, जैसा कि लोगों ने उसे 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब यह देखा तो वह अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसे कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वह तो उसके लिए कितने अच्छे फलों की शाख लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के सारे लोग जाग चुके थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह राजकुमार वहाँ से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसे रोक लिया और उसे एक दिन और रुक जाने के लिए कहा कि वह अगले दिन चला जाए। उसके आग्रह करने पर राजकुमार फिर वहीं रुक गया। पिछले दिन की तरह से उसका उस दिन भी खूब शान शौकत से स्वागत किया गया। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। मकान मालिक की बेटी ने भी फिर से उसकी सेवा की। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया, क्योंकि उसे डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं फिर से क्या करे। आधी रात को फिर वह लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ था। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मत मारो। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह से पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। उसने पूछा, कैसा आदमी और कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास में एक पालतू कुत्ता था। अचानक वह अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 5,000 रुपये का कर्जा लिया और उससे एक नया काम शुरू किया। कुछ समय के बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से 10-20 रुपये का सामान ही उसकी दुकान में बचा हुआ था। वफादार कुत्ते को पता चला कि वहाँ क्या हो रहा था। वह चोरों के पीछे दौड़ पड़ा। उसने वह जगह देख ली जहाँ उन चोरों ने चोरी का सामान छिपाया था और घर वापस आ गया। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घरवाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया। उधर कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह उसे घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीज़ों के बारे में कुछ जानता है, सो उसे उसके पीछे जाना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता उन्हें वहाँ ले गया जहाँ चोरों ने चोरी का सारा माल छिपा रखा था। उस जगह जाकर कुत्ते ने ज़मीन खुरचनी शुरू की और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहाँ ज़मीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज़ खोई हुई नहीं थी।
सब सामान वैसे का वैसा ही वापस मिल गया। व्यापारी अपना सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज़ लपेटा और उसे उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज़ में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और इस वफादारी के फलस्वरूप वह उसका पहला 5,000 रुपये का कर्जा माफ़ करता है और इनाम के तौर पर 5,000 रुपये उसके लिए और भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहाँ से दूँ उसका पैसा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ही वह कुत्ता मेरे घर आता है मैं उसे मार देता हूँ और कह दूँगा कि इसे किसी और ने मार दिया। इससे मेरा कर्जा ही खत्म हो जाएगा। ना होगा कुत्ता, ना रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाएं कान से एक कागज़ नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने वह कागज़ उठाया और उसको पढ़ा तो वह बहुत दुखी हुआ। राजकुमार बोला, इसलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी ज़िंदगी की कीमत अपनी ज़िंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे के बाद दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यकीनन मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वह मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है। राजकुमार ने कहा, मुझे अपने इस शापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमें कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा और हम उस पर बैठकर जल्दी ही यहाँ से भाग जाएंगे। चलो मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक तो राजकुमार और उस मकान मालिक की लड़की दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे जब तक कि वे अपने एक दोस्त के घर जा पहुँचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह से 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उसे वहाँ से जाने की इजाज़त मांगी तो उसने उसे जवाहरात, पैसे, घोड़े और सफ़र के लिए ज़रूरी सामान देकर विदा किया। वहाँ से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने एक जोगी का वेश बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे कि वह पूजा में लीन हो। उस जोगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक आ पहुँची। उसमें उसकी रुचि हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम वैद्य बुलाए पर कोई उसे ठीक ना कर सका। उसने सोचा कि शायद यह पवित्र आदमी उसकी पत्नी को ठीक कर दे, सो उसने अपने कुछ आदमी उसे महल में लाने के लिए भेजे। पर राजकुमार ने यह कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वह एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वह खुद उससे आकर बाहर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आए। इस पर राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर आया और उसे राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने रानी को उसके सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसे इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए तो उसने उससे उठने के लिए और जाने के लिए कहा क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई। शाम को महल में बड़ा हल्ला गुल्ला मचा क्योंकि रानी की मोती की माला खो गई थी और किसी को उसका पता भी नहीं था। काफ़ी देर के बाद में कुछ लोग वहाँ गए जहाँ रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसे प्रणाम किया था। उनको वह माला वहीं पड़ी मिल गई। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत नाराज़ हुआ। उसने जोगी को फांसी की सज़ा का आदेश सुना दिया, पर इस शाही आदेश को मानने से पहले ही राजकुमार ने फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दिए और वह देश छोड़कर भाग गए। राजकुमार भी देश से बाहर निकलने के बाद उसने अपने कपड़े पहन लिए। एक दिन जब वह अपने कपड़े पहने घूम रहा था तो उसने देखा कि एक कुमार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता था और फिर एक बार रो लेता था। राजकुमार ने उनसे पूछा, अरे यह क्या बात है? आप एक बार हंसते हैं और दूसरी बार रोते हैं। अगर आपको हंसना है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। कुमार बोला, तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूँ? राजकुमार बोला, माफ़ कीजिए, क्या मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। इस पर कुमार बोला, बात यह है कि इस देश के राजा की एक बेटी है जिसकी उसे रोज़ शादी करनी पड़ती है।
क्योंकि रोज़ ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर चुके हैं। अब हमारे बेटे की बारी भी जल्दी ही आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुमार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी, और इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर हम रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राजकुमार सोचते हुए बोलता है, यह तो हंसने रोने की बात है ही, पर अब आप रोइए मत। आपकी बेटी की जगह मैं ले लूँगा। उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाएगी। बस मुझे इस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिएगा और तैयार कर दीजिएगा। कुमार ने उसे बढ़िया से कपड़े बनवा दिए और कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए महल भेज दिया। रात को उस रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। उसने सोचा, यह तो बड़ी भयानक घड़ी है। क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह मारा जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और इस इरादे से वह अपने बिस्तर पर लेट गया कि आज रात वह सोएगा नहीं और देखेगा कि क्या होता है। वह चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी के पास से तो सांप निकले और उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले कुछ नौजवानों को मारा होगा। पर यह राजकुमार तो तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। जैसे ही वे उसके बिस्तर पर आए, उसने अपनी तलवार से उन दोनों सांपों को काट दिया। सुबह को राजा उसकी खोज खबर लेने के लिए आया तो यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह नौजवान तो जिंदा था और उसकी बेटी से बातें कर रहा था। उसने सोचा कि यह जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा, क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है। राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो? राजकुमार ने कहा, मैं फला देश के राजा का बेटा हूँ। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसे अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज़्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाज़त मांगी तो राजा ने उसे तुरंत आदेश दिया। राजा ने उसे उसके पिता के लिए भेंट में हाथी, घोड़े, जवाहरात और बहुत से पैसे देकर विदा किया। राजकुमार चल दिया। रास्ते में वह अपने बहनोई के देश से होकर गुजरा तो उसके देश में आने की खबर राजा को लगी तो वह अपने हाथ रस्सी से बंधे राजकुमार के सामने आया। उसने बहुत ही विनम्रता से उसे अपने महल में ठहरने के लिए कहा और जो कुछ भी खातिरदारी वह कर सकता था उसे स्वीकार करने के लिए कहा। जब राजकुमार महल में ठहरा हुआ था तो उसने अपनी बहन को देखा तो उसने उसे मुस्कुराते हुए नमस्कार किया। जब वह वहाँ से चला तो उसने उसे बताया कि जब वह पहले आया था तो उसने और उसके पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर वह कैसे वहाँ से बचकर भाग निकला। उसने अपनी बहन को 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सिपाही और 10 लाख के हीरे जवाहरात दिए। वहाँ से निकलकर वह अपने पुराने दोस्त के घर गया जिसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उसने उसके घर से कुछ दूरी पर अपना तंबू लगाया और अपने दोस्त को अपने पास बुलाया, पर उसका दोस्त उससे मिलने नहीं आया। पूछने पर कि वह उससे मिलने क्यों नहीं जा रहा, वह बोला, क्योंकि अब उसे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर राजकुमार खुद उससे मिलने के लिए उसके महल पहुंचा और उसे अपनी ज़रूरत के समय सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी, पर अफसोस कि अपने बेटों को बाहर निकाल देने के बाद में वे उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा बोला, उसे अंदर ले आओ। वह जब अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा तब हम फिर से देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर आया तो बूढ़े माता पिता ने उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे तो उन्हें फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वह उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा। राजा ने उसे बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी और शांति से रहने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको मज़ेदार सुनाई कि ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी।
कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।